अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे बच्चों, आपको याद होगा। और हमने उसकी एक वीडियो बना ली थी पार्ट 1 की। आज भी हम कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आपको सिखाएंगे, जिससे चैप्टर 18 में आपको इंशाल्लाह मजीद और कोई मसला पेश नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बस, तो इनको देख लीजिए, इंशाल्लाह सारे मामला बेटर हो जाएंगे। तो आज जो हम चैप्टर 18 सेकेंड ईयर फिजिक्स की जिन न्यूमेरिकल्स के लिए काम करेंगे, उनमें से एक फार्मूला ये है। ये फार्मूला जो होता है वो असल में किसी ऑर्बिट की एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। और इस फॉर्मूले के अंदर ये जो ई नज़र आता है, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये जो ई आपको नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। यानी वो तवानाई जो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट में बांध कर रखती है। एन ऑर्बिट का नंबर होता है, ये नंबर कांस्टेंट है। तो इससे आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर किसी ऑर्बिट की एनर्जी आपको सवाल में दी जाती है, खुद दे देते हैं वो, तो याद रखिए माइनस में होगी उसकी वैल्यू। अगर वो प्लस में दे रहा है तो आप माइनस में लिखेंगे डेटा में। और अगर वो बाइंडिंग एनर्जी नहीं बताता, तो फिर वो आपको किसी ऑर्बिट की एक और वैल्यू बताता है एनर्जी, जिसे कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। यानी इस ऑर्बिट में आने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी होती है। या तो एक्साइटेशन एनर्जी होती है या फोटोन होता है। इस एनर्जी को आप -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ क्या कर सकते हैं, मिलाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको उस ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। यानी मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है कि एक फला ऑर्बिट है जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी ये है, तो उस ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी आपको इस कॉन्सेप्ट से निकालनी है। यानी एक्साइटेशन एनर्जी में ये वैल्यू आपने सॉल्व कर लेनी है, एक्साइटेशन एनर्जी को इस वैल्यू में प्लस कर देना, तो आपको उस ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। अगर किसी ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी ना बताई जाए तो एक और फॉर्मूला जिसमें हम काम करते नजर आएंगे वो ये है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये फोटोन की एनर्जी होती है, याद रखें। और इसमें जो न्यू होता है वो सी अपॉन लेमडा में खुल सकता है। सी कांस्टेंट है और एच प्लांक कांस्टेंट है, इसलिए आपको सी और एच की वैल्यू एग्जाम में गिवन होगी। तो ये प्रॉब्लम 18.4 और 5 से रिलेटेड हैं। बहुत ज़्यादा अहम सवाल आते हैं। आइए ज़रा सवाल को हम भी देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले 18.4 देखिए, आपको 18.4 नज़र आ रहा होगा। 18.4 प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आइए ज़रा देखते हैं। इस सवाल में लिखा हुआ है, इन द हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट हुज बाइंडिंग एनर्जी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू अनदर स्टेट हुज एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ने क्या करा है, ट्रांसफर हुआ है। ट्रांजिशन वाला होता है, वो ट्रांसफर हुआ है जब मारी है उसने एक ऐसी स्टेट से जिसकी बाइंडिंग एनर्जी, यानी एक ऑर्बिट की डायरेक्ट आपको एनर्जी बताती है। देखिए, ये प्लस में, आपने इसको माइनस में लेना। इसके साथ कोई भी छिड़खानी नहीं करनी है, जैसी वैल्यू होती है वैसी एज इट इज ले ली जाती है। ठीक है, से एक और स्टेट पे जब मारी है, तो दूसरा जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी देखें उन्होंने नहीं बताई, बल्कि उस ऑर्बिट की एक्साइटेशन एनर्जी बताई। तो अगर हमें दूसरे ऑर्बिट की एक्साइटेशन एनर्जी या कोई फोटोन मिल जाता है, तो वो देखें वो वैल्यू इसने बताई है, उसको आपने -13.6 के साथ मिलाकर सॉल्व करना है, तो आपको उस ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। यानी आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जिस ऑर्बिट से जंप करी उसकी बाइंडिंग एनर्जी और जिस पे पहुंचा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी लाजमी पता होनी चाहिए। तो इसने एक बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट बता दी है, दूसरी बाइंडिंग एनर्जी हम खुद भी निकाल लेंगे क्योंकि हमें एक्साइटेशन एनर्जी बता दी गई है। आपसे पूछा है व्हाट आर द क्वांटम नंबर ऑफ दीस स्टेट, यानी जहां से जंप मारी और जहां पहुंचा उन दोनों ऑर्बिट्स के आपने नंबर बताने। कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ द इमीडिएट फोटोन, जब जंप मारी जाती है तो एनर्जी रिलीज होती है, फोटोन रिलीज होता है, और उस फोटोन से रिलेटेड वेवलेंथ आपने मालूम करनी है। टू व्हाट सीरीज डज दिस लाइन बिलोंग, और आपने बताना है कि इसका ताल्लुक किस सीरीज से है, लाइमन बामर पास्शियन ब्रैकेट ऑफ फंड। तो देखिए, डायग्राम के जरिए हमने सवाल को थोड़ा सा एलोबरेट यहाँ पे कर दिया है। विद आपको दिख रहा होगा, देखें यहाँ से। और 18.4296, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। एक्साइटेड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी बताई थी 0.54, जिसे हमने माइनस में लेना है, याद रखिए। दूसरी स्टेट जिस पे जंप कर रहा है, बेटा इसकी एनर्जी को हम E1 कहेंगे। और ये वैल्यू कैसे निकलेगी, -13.6 में जो दूसरी वैल्यू एक और बताई थी 10.2, ये प्लस करेगा। अभी हम डेटा में कर लेंगे इसको। इस ऑर्बिट का नंबर हो जाएगा N1, ये निकालना है। N2 ये निकालना है। और यहाँ से एक फोटोन रिलीज हो रहा है, फोटोन से रिलेटेड
वेवलेंथ निकालनी है और सीरीज बतानी है। ठीक है भाई, तो ये सवाल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। आइए जरा इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा। पहले बनाते हैं इसका डेटा। सबसे पहले जिस स्टेट पे जंप करके वो पहुंचा है वो E1 होता है, और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्लस कर देंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये जवाब आपका माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ गया। ये याद रखिए, वो स्टेट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ने जंप करा है। दूसरा स्टेट जिसकी एनर्जी उसने आपको डायरेक्ट बताई है 0.54, लेकिन माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका 0. इसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी बोलकर बताई गई है। बाइंडिंग एनर्जी जब बताता है तो वो ऑर्बिट की एनर्जी डायरेक्ट होती है, बस ये बात ध्यान में बिठा लें। ठीक है। सवाल का पहला पार्ट आपने निकालना है, इसमें N1 N2। दूसरा पार्ट लिम्डा निकालना है। तीसरा पार्ट आपने सीरीज बतानी है। ये टोटल इसके 3 पार्ट है, तो एग्जाम में इसका पहला और दूसरी ये वाली यानी N1 N2 निकालने के लिए बस आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसका सवाल का पहला पार्ट। इसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें एनर्जी और ऑर्बिट के नंबर के दरमियान ताल्लुक मौजूद है। इस फॉर्मूले को आपने बनाना है E1, तो N बन जाएगा N1। E1 की वैल्यू आ रही है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट के साथ रखना है, माइनस का 1/N1 स्क्वायर और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा माइनस, और यहाँ से माइनस कट जाएगा ये नंबर, और ये क्रॉस मल्टी हो जाएंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर N1 स्क्वायर 13.6 डिवाइडेड बाई 3.4। तो हमने कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं 13.6 और 3.4 को डिवाइड करके क्या आता है। 13.6 डिवाइडेड बाई 3.4, देखिए आपके जिस किनारा होगा 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है भाई, तो इसको मजीद आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा N1 स्क्वायर = 4, स्क्वायर हटाया आपने तो 4 पे रूट लग गया, और N1 की वैल्यू 2 आ गई। यानी इलेक्ट्रॉन ने जंप करके जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहुंचा है वो असल में सेकंड ऑर्बिट है। अब किस ऑर्बिट से उसने जंप करी है उसके अंदर सेम यही कैलकुलेशन हम दोबारा से रिपीट कर देंगे उसके। हम ठीक है, जरा 1 मिनट में कैमरा सेट कर लूँ बच्चों। हाँ, अब सही है। तो वही फॉर्मूला सेम दोबारा E2 करके लगा देंगे, माइनस का 1/N स्क्वायर N2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे E2 की वैल्यू आपके पास रखेंगे माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 1/N2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। N2 स्क्वायर 13.6 डिवाइड बाई 0.54, तो हो जाएगा N2 स्क्वायर। तो 13.6 को डिवाइड कर देते हैं 0.54 से, तो ये नंबर आपके पास आ रहा है 25.18। ठीक है भाई, 25.18 आ गया। स्क्वायर हटा देंगे, 25.18 पे रूट लग जाएगा, 25.18 को रूट से निकालेंगे। 25.18 और ये रूट से निकला बेटा 5.01 करके, तो ये हो गया 5.01। और आप जानते हो ऑर्बिट के नंबर होल नंबर होते हैं, डेसिमल में नहीं होते, तो ये फिफ्थ ऑर्बिट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन ने फिफ्थ ऑर्बिट से जो है जंप करी और सेकंड ऑर्बिट पे पहुंचा। बस इसमें जो चीज़ का आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो असल में डायरेक्ट ली जाती है किसी ऑर्बिट की एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, और जब वो बाइंडिंग एनर्जी नहीं बताता तो वो कोई एक्साइटेशन या फोटोन वगैरह के बारे में बताता है, उसको -13.6 के साथ मिला के सॉल्व करना होता है। ठीक है बेटा, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके अंदर हमने इसका सेकंड और जो थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट तो आपका होमवर्क हो जाएगा। उसका होमवर्क होने का रीज़न ये है कि वो हम आपको पहले लिम्डा निकालना सिखा चुके हैं, तो मैं सेकंड पार्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारा N1 आया
ये एक छोटा नंबर था, छोटे नंबर को NF कहते हैं 2, और N2 जो था वो बड़ा नंबर था, बड़े नंबर को कहते हैं NI, ये 5। और एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है RH 1.097 10⁻⁷, ये याद नहीं करना, एग्जाम में गिवन होता है। और लिम्डा निकालना है। तो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने पार्ट 1 की वीडियो में आपको लिम्डा की काफ़ी प्रैक्टिस करा दी थी और लिम्डा के हवाले से काफ़ी गाइड कर दिया था। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो इस पार्ट 2 के साथ रिलेटेड पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखें और अपने मामलात उस हवाले से बेहतर करें, ठीक है। इसका जो तीसरा पार्ट है, ये होमवर्क चला जाएगा आपका। तो इसका तीसरा जो पार्ट है वो हम आपको ट्राई करके दिखाते हैं, वो आप देखें। तीसरे पार्ट में पूछा था, बताएं सीरीज। तो सीरीज का पता चलता है ग्राउंड स्टेट से, यानी जो छोटा ऑर्बिट का नंबर आया, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा है, तो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट पे पहुंचा है ये रहा। तो फिर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट पे पहुंचा है तो इसका जवाब क्या होगा कि जब सेकंड ऑर्बिट पे पहुंचता है इलेक्ट्रॉन तो उसे हम कहते हैं बार्मर सीरीज। सिंस जीएस का ग्राउंड स्टेट इज सेकंड ऑर्बिट, सो spectral line series belongs to Balmer series। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास ये सवाल भी हो गया सर। अब इससे मिलता जुलता एक और 18.5, वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है, वो भी देखें आप। 18.5 प्रॉब्लम जो आई है वो भी देखते हैं, और ये पेपर में आ चुका है 18.5 ये रहा। ये बहुत सिंपल सवाल है। फोटोन ऑफ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम ओरिजिनली इन द ग्राउंड स्टेट। एक हाइड्रोजन एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में था और उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब करा, रेजेस द एटम टू एन एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज द क्वांटम नंबर ऑफ दिस स्टेट। जिसकी वजह से ये जो एटम था, या तक कि एटम का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका असल में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना है। जब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम मूव करता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, इसका मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया। तो ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, फोटोन 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने एब्जॉर्ब करा और वो चला गया जनाब क्या कहते हैं एक हायर एक्साइटेड स्टेट में। आपने उस स्टेट का नंबर बताया जिसमें ये गया है। तो आपको उस स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ बाइंडिंग एनर्जी नहीं बताई उन्होंने। तो ये कहानी कुछ ऐसे हो सकती है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं था और उसे एक फोटोन मिला, इसकी वैल्यू जो है वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इलेक्ट्रॉन जब इस फोटोन को इसने एब्जॉर्ब करा तो ये मूव करके यहाँ कहीं आ गया। आपने इस वाले ऑर्बिट का क्वांटम नंबर बताना है, स्टेट का नंबर, तो आपको इसकी क्या पता होनी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पता होनी चाहिए। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी अगर पता होगी तो आप ये एन निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसका बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया था किसी भी ऑर्बिट की अगर बाइंडिंग एनर्जी ना पता हो तो -13.6 प्लस वहां तक आने के लिए जो एक्साइटेशन एनर्जी या फोटोन चाहिए होता है वो प्लस करें। यानी इस ऑर्बिट तक आने के लिए आपको जो फोटोन लगा वो फोटोन ये वाला है, इस फोटोन को इसमें प्लस कर देंगे। आसान तरीका है, ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको किसी ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी ना मिले तो आपने हमेशा -13.6 लेना है और उसके साथ उस ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए जो एक्साइटेशन या फोटोन चाहिए होता है वो उसमें प्लस कर देते हैं। तो ये सवाल बहुत सिंपल सा हो गया। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे इसका, और इसके अंदर एनर्जी की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में +12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। एन निकालना है इसके अंदर, सोल्यूशन में आ जाते हैं। फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस का 1/n² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई की वैल्यू रख देंगे जैसे पीछे सॉल्व किया था, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 1/n² मल्टीप्लाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, ये नंबर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 1.5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13.6 डिवाइडेड बाय 1.5 कर लेंगे बेटा। तो ये हमारे पास नंबर कुछ आ रहा है 9.06। ये 9.06 हो गया बेटा, स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से तो रूट लग जाएगा 9.06 का रूट हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 9.06 का रूट हमारे पास आ जाएगा 9.06 और ये आएगा 3.009, मतलब आप समझ गए
3.009 एक्चुअली 3 ही के बराबर है, यानी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में पहुंचा। ये सवाल पेपर में आ चुका है, बोर्ड के अंदर जरूर तैयार करके जाइएगा, दोनों सवाल बड़े खास थे। आइए जरा क्लास को बस अब थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं, 10-15 मिनट की क्लास और उसके बाद ये एंडिंग की तरफ चली जाएगी क्लास हमारी। सब सवालत नहीं करने, रेगुलर क्लास के हिसाब से होते तो हम सारा करते। 18.8 पहले देखें, फिर 18.7 भी बता देते हैं आपको, और एक एग्जाम्पल है। ये सब जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ये सवाल पूरा डिटेल से नहीं समझा रहा, मैं मुनासिब तरीके से बता रहा हूँ। व्हाट मिनिमम एनर्जी इज नीड इन एक्सरे ट्यूब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एक्सेस विद अ वेवलेंथ 0.1 10⁻⁻10 मीटर। एक्सरे को बनाने के लिए, एक्सरे की ट्यूब होती है, क्योंकि इस चैप्टर में एक्सरे का टॉपिक है, तो एक्सरे को बनाने के लिए एक एक्सरे की ट्यूब होती है जिसके अंदर एक मेटल से एक इलेक्ट्रॉन टकराता है, और उस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन टकराता है उसके पास एनर्जी होती है। वो एनर्जी मेटल के एटम्स को देता है, और उससे क्या बनती है, एक्सरे बन जाती है। एक्सरे के फोटोन रिलीज होते हैं मेटल में से। तो उन्होंने बताया कि एक मेटल में से जो एक्सरे बनेगी उसकी वेवलेंथ ये वे चाहिए हमें। तो इस वाली एक्सरे बनाने के लिए, ये जो एक्सरे है, ये देखें जिसकी वेवलेंथ बताई, कितनी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक एक्सरे ट्यूब में। यानी एक फोटोन की, एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ बताइए, और उस फोटोन को बनाने के लिए कितनी एनर्जी की हमें नीड होगी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है, पेपर में शायद गलती से आ गया था, और ये गिफ्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। ये है आपका प्रॉब्लम 18.8 के नाम से। इसका सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। उन्होंने आपको वेवलेंथ दी है यहाँ पे 0.1 10⁻⁻10 मीटर, और आपसे एनर्जी निकालने की बात करी। तो फोटोन के लिए जो होता है वो एनर्जी का फॉर्मूला E = H न्यू, जहाँ न्यू को आप ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा C/λ। एच कांस्टेंट है 6.63 10⁻⁻34, गिवन होगा एग्जाम में 3 10⁻8। लिम्डा की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.1 10⁻⁻10। ये आपका एनर्जी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं आपके सामने। 6.63 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई बाय 3 10⁻8 डिवाइडेड बाय 0.1 एक्सपोनेंट -10। तो ये आपके सामने कुछ जवाब ये आ जाएगा 1.989 10⁻⁻14। 1.989 10⁻⁻14। बुक में आंसर सही नहीं लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है, उन्होंने -16 डाला हुआ, बाकी तो मेरे ख्याल से सही है। तो आप बुक के अंदर आंसर सही कर लीजिएगा, ये इसका जवाब है, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई मसला नहीं। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्लास को एंड की तरफ लेके जाना है, और आपको दिखाते हैं एक और सवाल। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये एंड हो जाएगा। जी, लिखा हुआ इन एन एक्सपेरिमेंट द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आर फाउंड एट 10.21 वोल्ट एंड 12.10 वोल्ट। थ्री डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आर इमिटेड, फाइंड देयर वेवलेंथ। ये गलती है सवाल के अंदर, क्योंकि यहाँ दो वोल्टेज हैं तो दो लाइनें बन सकती हैं, तीन वोल्टेज होते तीन, लेकिन इन्होंने जवाब तीन लिख दिए हैं, तो ये छापा हुआ टाइप का कहीं से क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने एक वोल्टेज मिस कर दिया, तो दो वोल्टेज हैं तो दो लाइनें बनेंगी, यानी इनमें से कोई से दो जवाब आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब ये सवाल क्या है, सवाल को समझ लें। जब किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना होता है तो उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी का नाम देते हैं। ये एनर्जी जो होती है वोल्टेज की शक्ल में भी हो सकती है, हीट एनर्जी की शक्ल में भी हो सकती है, लेकिन जब ये वोल्टेज की शक्ल में होती है तो इसका नाम होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल एक ऐसा वोल्टेज होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाता है। तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन को पहले ये वाला एक एक्साइटेशन पोटेंशियल दिया, जिससे वो ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा। फिर वहां से उसने जंप मारा दोबारा ग्राउंड स्टेट पे, उसने फोटोन रिलीज करा, उस फोटोन की वेवलेंथ यानी आपने लाइन बतानी, स्पेक्ट्रल लाइन। फिर आपने उसी इलेक्ट्रॉन को दोबारा से ये एक और वोल्टेज दिया, एक्साइटेशन पोटेंशियल। फिर इलेक्ट्रॉन दोबारा से गया, लेकिन अब की बार क्योंकि वोल्टेज चेंज है तो ये किसी और एक्साइटेशन एनर्जी लेवल पे गया, किसी और ऑर्बिट में गया, क्योंकि वोल्टेज आपने चेंज दिया। ये एनर्जी है जो कि असल में आप वेरी कर रहे हैं, और नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो फिर अब की बार डिफरेंट फोटोन रिलीज करेगा और एक डिफरेंट लाइन बना कर देगा। तो दोनों का सोल्यूशन एक ही जैसा है, आपने सिर्फ तरीका सीखना है कि कैसे करना है। आइए आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम 18.7। ये पेपर में कभी नहीं आया, अच्छा सवाल दिया हुआ है, बस अफसोस पेपर में सेलेक्ट नहीं हो सका। तो आप यूँ समझ लें कि भाई ये आपके सामने मैंने कुछ स्टेट्स बना के दिखा दी हैं, जिसमें ये वाली स्टेट फर्ज कर लें ग्राउंड स्टेट हो गई,
तो एक वोल्टेज दे दिया हमने इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, और ये वोल्टेज है V1 के नाम से 10 पॉइंट जो है हमारे पास 21 वोल्ट, ये वोल्टेज है। तो इस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये देखें, और यहाँ जाने के बाद इलेक्ट्रॉन ने क्या करी, जंप मारी, रिलीज करा फोटोन, और यहाँ से हमने λ1 निकालना है। इसके बाद हमने इसी इलेक्ट्रॉन को सेकंड टाइम एक और वोल्टेज दिया, 12.1 वोल्ट, और यही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कर लें यहाँ चला गया, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू चेंज है, यानी ज़्यादा एनर्जी दी आपने, ज़्यादा ऊपर चला गया। फिर इसने दोबारा यहाँ पे वापस आया, देखें, फिर इसने रिलीज करा फोटोन, और आपने उस फोटोन से रिलेटेड क्या निकाल लिए, वेवलेंथ निकाल ली। ठीक है भाई यहाँ तक। तो बच्चों, एक मर्तबा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है, ये देखें, और यहाँ आया, और दूसरी मर्तबा यहाँ गया है, और फिर वापस आया। दो मर्तबा आपने दो वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है भाई, अब जल्दी से इसका डेटा बना लेते हैं। सबसे पहला वोल्टेज है 10.21 वोल्ट, और आपने यहाँ से मालूम करना है λ1। दूसरा वोल्टेज आ रहा है आपके पास 12.1 वोल्ट, और आपने निकालना है λ2। तो दोनों का सोल्यूशन एक ही जैसा है, तो इसको हम कह देते हैं ये है पार्ट 1, और ये है पार्ट 2। तो मैं आपको इसका पार्ट 1 सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो हमने पहले फॉर्मूला लिखा, E इज इक्वल टू एच न्यू, या न्यू को 1 करें, ये 1 करें क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और इसके बाद न्यू को ब्रेक कर दें, C/λ1, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, 1 नहीं लगेगा, लिम्डा के साथ लगेगा, इसको 1 का नाम दे दें। फिर ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि 12वें चैप्टर में मौजूद है, थोड़ा मॉडिफाई करा है हमने इस फॉर्मूले को, और फॉर्मूला ये है, वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। हमने यहाँ ई इसलिए लिया है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है जिसको हमने थोड़ा बदला है। तो यहाँ V1 हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा, E कांस्टेंट है, E डिवाइड हो रहा है, वहां चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E1 इज इक्वल टू V1E। ये बन गई इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन में E1 सेम आ रहा है, तो आप कंपेयरिंग कर लें 1 और 2 को। नतीजे में E1 कैंसिल हो जाएगा, HC/λ1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा V1E। इसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना जल्दी से। अच्छा, ये थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा आउट हो जाता है, माजरत चाहता हूँ इसके लिए। हाँ, अब सही है। थोड़ा भी जूम हो जाएगा, इसको जूम कर लेगा इसको। तो आपने यहाँ से λ1 को उधर भेजना है, और इस वाले हिस्से को इधर भेजना है। तो ये देखें, कुछ इस तरह से बन जाएगा फाइनल फार्मूला, HC/V1E। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं। H की वैल्यू आपके पास आ रही है 6.63, 10⁻⁻34, -34। C की वैल्यू आ रही है 3, 10⁻8। V1 आ रहा है 10.21, और E जो होता है ये कांस्टेंट है, एग्जाम में गिवन होगा, नॉट टू वरी। 10⁻⁻90, 1.6 10⁻⁻90। अब इन सबको हमने सॉल्व कर देना है कैलकुलेटर से, देखते हैं हमारे कैलकुलेटर में क्या जवाब देता है। तो हमारे पास आ रहा है सबसे पहले ऊपर 6.63 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट 8, डिवाइडेड में आ रहा है 10.21 मल्टीप्लाई 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो ये आपके पास नंबर आ रहा है 1.21 10⁻⁻7। ये देखें, देख लें। तो ये बना 1.21 10⁻⁻7 मीटर। तो डेसिमल को यहाँ से 2 प्लेस आगे चला दें। तो ऐसा करने से मैंने बताया था कि पावर जो है वो -9 बन जाती है, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻9, जिसको मैंने बॉक्स में दिखाया है, ये नैनोमीटर के बराबर हो जाता है। नैनोमीटर में जवाब दे दे तो अच्छा है, और आपने यहाँ तक भी छोड़ दिया तो सही है, कोई मसला नहीं है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हो गया है आपका होमवर्क, उसमें आपने दोबारा डेरिवेशन नहीं करनी है। एग्जाम में आता है तो शायद एक आध पार्ट आ सकता है इसका, दूसरा पार्ट वही सेम है। तो आपने क्या करना है, जो फॉर्मूला आपका ऊपर बनकर आया था ये वाला, ये रहा, इसको आपने डायरेक्ट यूज करके आपने सॉल्व कर लेना। अब फॉर्मूला बार बार नहीं बनाएंगे। तो इससे अच्छी चीज ये है कि इसी सवाल को किताब के अंदर बदल के उन्होंने ट्राई करने के लिए दिया है। तो मैं अलग से भी लिख देता हूँ, एग्जाम्पल 18.5, पेज नंबर 290। दिलचस्प बात इसके अंदर क्या है कि इसमें उन्होंने आपको वेवलेंथ बताई है और आपसे वोल्टेज मांगा, सेम तरीका है। बस आपको अब की बार यहाँ पर क्या होगा, ये वेवलेंथ गिवन है, वोल्टेज तो वोल्टेज यहाँ होगा, वेवलेंथ इसकी जगह पे होगी, बस खत्म, इतना सा है। ठीक है, तो लेक्चर को एंड की तरफ लेके जाते हैं और करते हैं अपना एक आखिरी सवाल। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पेपर में आया है।
तो आप भी सवाल को देख लें, एग्जाम्पल 18.2 है, पेज नंबर जो है वो इसका 282 है। सवाल में कह रहा है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी जानते हैं आप, किसी ऑर्बिट की एनर्जी होती है और हाइड्रोजन एटम की निकालनी है। और एनर्जी बाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी दिया है कि वो एनर्जी है जिससे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखता है, या वो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है। तो आपने हाइड्रोजन एटम की बाइंडिंग, अब सवाल ये कि किस ऑर्बिट, क्योंकि हर ऑर्बिट की अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी होती है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले ऑर्बिट में होता है, तो ये पहले ऑर्बिट की आपसे एनर्जी मांग रहा है, ठीक है। जब ये सवाल एग्जाम में आया था तो इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स थे जो दिए गए थे, वो मैं आपको यहाँ पे साथ में लिख के दिखाता हूँ कि एक्चुअल एग्जाम में जो सवाल आया था वो क्या था। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होता है तो n = 1, पहले ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। और ये कांस्टेंट इसके साथ दिए गए थे, 9.1 10⁻⁻31। इलेक्ट्रॉन का मास है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई थी 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके अलावा प्लांक कांस्टेंट दिया गया था 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसके अलावा स्मॉल ई की वैल्यू दी गई थी 1.6 10⁻⁻19। एग्जाम में जब आया था तो ये कॉन्स्टेंट सारे ऑफर किए थे। और आपसे मालूम करना है पहले ऑर्बिट की एनर्जी, जिसे आप E1 भी कह सकते हैं, जस्ट ई कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, ई कहते हैं, कोई इशू नहीं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास, हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला क्लास के अंदर हमने ड्राइव किया था इस फॉर्मूले को, ऑर्बिट की एनर्जी वाले फॉर्मूले के अंदर। तो हम वो फॉर्मूला आपको बताते हैं कि वो फॉर्मूला यहाँ पर क्या था। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ ये वाला था, -me4, और साथ में था 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और साथ में था यहाँ पे n स्क्वायर और h क्रॉस स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने क्लास में ड्राइव किया, जिससे हमने n को अलग कर लिया था, ये याद होना चाहिए, यानी ये सवाल अगर आपने सॉल्व करना है तो इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना मसला खराब हो जाएगा। ये मसला है इसके अंदर। तो इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले ये जो n है इसको आप निकाल के यहाँ पे अलग कर लें, वैसे ये अलग ही था, मैंने मिला के लिख दिया। और me4, थोड़ा सा फॉर्मूले को सेट करना पड़ेगा आपको। तो 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये एन तो आपने हटा लिया यहाँ से 1/n करके, ये जो एच क्रॉस होता है इसकी जगह आपको h/2 पाई पुट करना पड़ता है। उसका रीजन है क्योंकि आपको कांस्टेंट में h दिया गया, h क्रॉस नहीं दिया गया, देखिए। तो आपने क्या करना है, h क्रॉस जो है ये वाला, ये h/2 पाई के इक्विवेलेंट होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं मेरे साथ मिलकर, माइनस का 1/n स्क्वायर मल्टीप्लाई me4 और 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये ब्रैकेट सॉल्व कर लें, h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। तो ये पाई स्क्वायर और यहाँ से ये पाई स्क्वायर कट गया, 4 कट गया, और 32 करके 8 कट गया। तो अब देखें जो फाइनल फॉर्मूला बना वो माइनस का 1/n स्क्वायर me4, और यहाँ 8 बच गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बच गया, और साथ में h स्क्वायर बच गया। सही है भाई। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला जिसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ ये डायरेक्ट याद है, तो ये पुटिंग वुटिंग का चक्कर खत्म करें, आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लें और इसमें वैल्यूज पुट कर दें, जवाब आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे सिर्फ सारे कांस्टेंट्स रखने हैं जल्दी जल्दी, और आंसर आपको नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे पुटिंग करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखें, 1 का स्क्वायर 9.1 10⁻⁻31, और ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, पावर 4 आ रही है 8, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ रही है 8.85 10⁻⁻12 6.63 10⁻⁻34 स्क्वायर। एग्जाम में नंबर ऐसे ही नहीं आते बच्चों, जिन बच्चों के नंबर आते हैं 85 में से फिजिक्स के बहुत औसम, उनकी मेहनत होती है, वो मेहनत दिखती है जिसकी वजह से उनका स्कोर आता है। आपका स्कोर एग्जाम में अगर अच्छा नहीं आ रहा तो आपकी तैयारी ऑन द मेरिट एग्जाम के हिसाब से नहीं हुई। अपने आपको एग्जाम के हिसाब से तैयार करें, फिर इंशाल्लाह देखें आपके नंबर अच्छे आएंगे। फिर भी नहीं आया तो कुछ ना कुछ देखें गड़बड़ हो जाती है। ये जो एग्जामिनर कॉपी चेकिंग करते हैं इसके अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं ह्यूमन एरर के। वो बाकी अपने तौर पे अपना काम अच्छा कर रहे होते हैं, आप अपने तौर पे अच्छा काम करें, बेहतरीन काम करें, क्यों नहीं नंबर मिलेंगे। न्यूमेरिकल को सही सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें, डेरिवेशन सही करें, वर्डिंग सही लिखें, नंबर कटेंगे नहीं, इंशाल्लाह नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। काम अच्छा करें, मेहनत करें। तो ये देखिए मेहनत है, सारी प्रैक्टिस है, फॉर्मूले हैं, सब कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह मामला बेस्ट रहेगा। तो बहल क्योंकि असल में ये हाइड्रोजन के ऑर्बिट के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, ये सारे कांस्टेंट वगैरह रखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये वाला जवाब मैं रख के इसलिए नहीं दिखा रहा कि ये असल में मैं आपके लिए एक चैलेंज छोड़ रहा हूँ कि आप ये नंबर ला के दिखाइएगा, ये सॉल्व करके ये नंबर आता है।
यानी ये कैलकुलेशन आपने करनी है और ये नंबर मैंने लिखा है कि ये नंबर ला रहा है। अब देखते हैं कि ये नंबर आप कैसे लाते हैं। तो आपको आपके टेलिंग का अंदाज, ये -34 लिखा जरा, डबल हो गया इसका करके, -34, -19, -31, -12, और यहाँ स्क्वायर है, ऊपर पावर 4 है। ठीक है भाई। अच्छा ये जूल में आया है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना पड़ता है इस जवाब को। तो 10⁻⁻, ये जो जवाब आ रहा है इसे 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका जवाब बन जाएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो करे। किताब में एक दो सवाल तो और भी थे लेकिन उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, वो भी इन्हीं से रिलेटेड जो जितने खास थे उससे हमने कर लिए। पिछली एक क्लास के अंदर हमने आपको वेवलेंथ से रिलेटेड फॉर्मूला सिखाया था, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना बताई थी। आज हमने एनर्जी से रिलेट कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन दोनों चैप्टर 18 के पार्ट 1 पार्ट 2 के लेक्चर से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ताला आपको हेल्प होगी। आप ज़रूर इसे देखें, और अगर इसके अलावा आपके कुछ प्रीवियस चैप्टर निकल गए हैं उसके न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। चैनल का नाम है मेरे ही नाम से, मोहम्मद फैसल फिजिक्स के नाम से, या ये जिस वीडियो को आप देखेंगे इसी के जरिए आप जा सकते हैं, वहाँ बहुत सारी वीडियो आपको नज़र आ जाएंगी। तो आप उसके अंदर चाहें वीडियो से देख के रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर आपको भी कोई अलग से वीडियो की ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं अलग से वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ते, कोचिंग नहीं पढ़ते, तो अगर आपसे ऐसे बच्चे रखते में उनका थोड़ा नेट की तरह उनका अप्रोच है, तो आप वो सिर्फ कॉलेज से स्टडी कर रहे हैं खाली अपनी, और वहाँ से उन्हें इतनी हेल्प नहीं मिली, थोड़ी सी चाहिए, तो ये देखें ये सारा मटेरियल यूट्यूब पर है, आप लोगों ने हमसे पढ़ा है, सेटिस्फाई है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना उन बच्चों के साथ भी शेयर करें। बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे जो लोग वीडियो डालते हैं और शेयर करने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसका रीज़न खाली ये होता है कि जो उन्होंने कंटेंट बनाया होता है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुंचे। और हमें जाहिर सी बात है, जब आप ये वीडियो इस तरह से देख रहे हैं तो इसमें बनाने में मेहनत लगती है, टाइम निकालना पड़ता है, तो उसका अप्रिसिएशन यही होता है कि आप इसको शेयर कर दें, हमारी इन चीज़ों को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और हमें अप्रिशिएट हो, हौसला अफजाई हो, और हम इस तरह और भी वीडियोस बना सकें। तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में या किसी से पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं है और चाहते हैं क्लियर हो जाए, तो वो इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।